कहा जाता है कि एक शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद जलकर दूसरों की राह रोशन करता है, और उसी लॉ को, उसी जज्बे को सलाम करता है आपका अपना परिवार एग्जाम आयरा। अगर आपकी आंखों में एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना है तो उस सपने को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी हमारी है। सही रणनीति, सही मार्गदर्शन और अटूट विश्वास। स्वागत है एग्जाम आयरा में। आइए शुरुआत करते हैं। तो आज हम एक बहुत ही खास मोड़ पर बात करने वाले हैं। वो मोड़ जहां हजारों लाखों टीचिंग एस्पिरेंट्स हर साल आकर खड़े हो जाते हैं। सीटेट या किसी भी राज्य की पात्रता परीक्षा देने के ठीक बाद का समय। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करती है। सवाल यह है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि क्यों ज्यादातर लोग जो ये पहली बाधा पार कर लेते हैं वो आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, ये शायद इस पूरी तैयारी का सबसे निर्णायक लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला फेज है। परीक्षा खत्म होते ही एक अजीब सा खालीपन और अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। सही। और आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि आगे क्या करें, बल्कि उस मानसिकता को समझना है जो एक क्वालिफाइड कैंडिडेट और एक सिलेक्टेड टीचर के बीच का फर्क तय करती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है चर्चा शुरू करने से पहले ही एक बात साफ कर देनी चाहिए। हाँ, जो हमारे नोट्स में भी सबसे ऊपर लिखी है कि हम यहाँ आंसर की मिलाने, कट ऑफ का अंदाजा लगाने या कितने अंक बन रहे हैं इस पर बात करने के लिए नहीं है। नहीं, वो सब जरूरी है, पर वो इस खेल का बहुत छोटा हिस्सा है। सही पॉइंट है। वो सब नतीजे हैं, प्रक्रिया नहीं। और हमारा फोकस उस प्रक्रिया, उस दृष्टिकोण पर है। ये अंकों से कहीं ज्यादा मानसिकता की लड़ाई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि 110 नंबर लाने वाला कैंडिडेट भी आखिर में बेरोजगार रह सकता है और 95 नंबर लाने वाला शायद 6 महीने बाद अपनी नियुक्ति पत्र हाथ में लिए हों। मतलब ये फर्क ज्ञान का नहीं है। ये फर्क ज्ञान से ज्यादा रणनीति और सही सोच का है। चलिए तो इसी दृष्टिकोण को और गहराई से समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कहूँ तो थोड़ी कड़वी तुलना की गई है। सीटेट को रेस में दौड़ने का लाइसेंस बताया गया है और फाइनल सिलेक्शन को मेडल। ये सुनने में थोड़ा चुभता जरूर है, पर इसमें 100% सच्चाई है, और इसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए उतना अच्छा है। कैसे? जरा ऐसे खोलकर समझाइए। सोच कर देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस मिलने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब आप कानूनी तौर पर सड़क पर गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है। पर क्या इसका मतलब ये है कि आप एक फॉर्मूला 1 रेसर बन गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीटेट भी वही ड्राइविंग लाइसेंस है। या आपको केवीएस, डीएसएसबी, सुपरटेट जैसी बड़ी रेस में शामिल होने की इजाजत देता है। असली रेस तो अब शुरू होनी है। तो गलती ये होती है कि लोग लाइसेंस मिलते ही जश्न मनाने लगते हैं। बिल्कुल, जबकि चैंपियन मेडल जीतने के बाद ही जश्न मनाते हैं। और इसी लाइसेंस मिलने की खुशी में शायद वो गलती होती है जिसका जिक्र आगे किया गया है, निष्क्रिय अवस्था का खतरा। हाँ, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। परीक्षा के बाद हफ्तों तक यूट्यूब पर अलग अलग चैनलों से आंसर की मिलाना, कट ऑफ की वीडियो देखना और बस रिजल्ट का इंतजार करना, ये एक तरह का ट्रैप है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, और इसे यहाँ प्रोफेशनल छात्र के लिए समय की सबसे बड़ी बर्बादी कहा गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जैसा कि कई लोग सोचते हैं कि भाई महीनों की मेहनत के बाद थोड़ा ब्रेक तो बनता है। हाँ, ये सवाल मैं भी आपसे पूछने वाली थी। क्या कुछ दिन का आराम और इस निष्क्रिय अवस्था में कोई फर्क है? कहाँ पर एक जरूरी ब्रेक एक खतरनाक आदत में बदल जाता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, 2-4 दिन का ब्रेक जिसमें आप पूरी तरह से पढ़ाई से दूर हो जाएं, वो न सिर्फ जरूरी है बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद भी है। ठीक है। लेकिन जब वो 4 दिन, 14 दिन और फिर 40 दिन में बदल जाएं और आपका हर दिन सिर्फ नतीजों की चिंता में गुजर रहा हो, जी, तो वो निष्क्रिय अवस्था है। अच्छा। ये वो अवस्था है जहां आप अपने समय का नियंत्रण खो देते हैं। याद रखिए, जिस 1 महीने आप नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, उसी 1 महीने में आपका सबसे सीरियस प्रतियोगी अगली और ज्यादा कठिन परीक्षा के सिलेबस का 20% हिस्सा पूरा कर चुका होता है। बिल्कुल, रेस यहीं से पिछड़नी शुरू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सेफ जोन जैसी चीज होती ही नहीं है। नहीं होती। मान लीजिए किसी के 120 या 130 नंबर आ रहे हैं, क्या वो भी आराम से नहीं बैठ सकता? बिल्कुल नहीं बैठ सकता। सेफ जोन इस तैयारी का सबसे बड़ा भ्रम है। यहाँ एक ग्राफ का जिक्र है जो सीटेट और दूसरी परीक्षाओं की चुनौती के स्तर को दिखाता है। हाँ, अगर सीटेट की चढ़ाई एक छोटी पहाड़ी जैसी है, तो ये मेन एग्जाम किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी की तरह है। मैं आपको एक ठोस उदाहरण देती हूँ ताकि ये बात और साफ हो जाए। हाँ, वो ज्यादा मददगार होगा। मान लीजिए एक टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा। ठीक है।
सीटेट में आपसे सवाल पूछा जाएगा, डिस्ग्राफिया क्या है? हम्म, ये एक मतलब परिभाषा पर आधारित सवाल है। सीधा सवाल है। हाँ, अब केवीएस या डीएसएसबी की परीक्षा में सवाल कैसा होगा? वहां आपको एक केस स्टडी दी जाएगी अच्छा। कि आपकी कक्षा में एक 10 वर्षीय छात्र रोहन है, जिसे अक्षर बनाने में कठिनाई होती है, शब्दों के बीच असमान जगह छोड़ता है और लिखते हुए जल्दी थक जाता है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी मदद के लिए कौन सी 3 विशिष्ट रणनीतियां अपनी कक्षा में लागू करेंगी? वाह, फर्क तो साफ दिख रहा है। देखा आपने, एक परीक्षा आपका ज्ञान परख रही है, दूसरी उस ज्ञान का एप्लीकेशन। सीटेट में पास होना काफी है, यहाँ मेरिट में आना पड़ता है। इसलिए 120 नंबर का स्कोर आपको सिर्फ लाइसेंस देता है, मेडल की गारंटी नहीं। ये उदाहरण तो सबको साफ कर देता है। ये ज्ञान और एप्लीकेशन के बीच का अंतर ही असली खेल है। बिल्कुल। अगर आराम नहीं करना है तो अगली रणनीति क्या हो? यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन आइसबर्ग मॉडल का जिक्र है। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। ये एक शानदार मॉडल है पूरी तैयारी को समझने के लिए। कहा गया है कि सीटेट सिर्फ आइसबर्ग का वो छोटा सा हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिखाई देता है। आसान, सीधा और पहुंच में लगने वाला। हाँ, लेकिन जो चीज असल में सिलेक्शन दिलाएगी वो है पानी के नीचे छिपा हुआ 90% विशाल हिस्सा। और वो हिस्सा क्या है? वो हिस्सा है विषय की गहराई, सब्जेक्ट डेप्थ। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा डरावना भी लगता है। अगर किसी ने सिर्फ पानी के ऊपर वाले हिस्से की तैयारी की हो तो वो उस विशाल अनदेखे हिस्से की तैयारी शुरू कैसे करे? पहला कदम क्या होना चाहिए? हाँ, पहला कदम। बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, आपको समुद्र में छलांग नहीं लगानी है, आपको एक मैप के साथ शुरुआत करनी है। एक मैप? हाँ, पहला कदम, जिस भी परीक्षा को आप टारगेट कर रहे हैं, केवीएस, डीएसएसबी या कोई और, उसका डिटेल्ड सिलेबस डाउनलोड करें। ओके। अब उसे सीटेट के सिलेबस के साथ साइड बाय साइड रखें। आपको साफ साफ वो टॉपिक्स दिख जाएंगे जो गहराई की मांग कर रहे हैं। अच्छा, एक तुलना करनी है। हाँ, जैसे सीटेट में चाइल्ड डेवलपमेंट एक विषय है, लेकिन डीएसएसबी में साइकोलॉजी का पूरा पार्ट भी है, जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, फिलॉसफी सब कुछ है। ये मैपिंग एक्सरसाइज ही आपका उस छिपे हुए आइसबर्ग का नक्शा है। ये तो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन एक्शन प्लान है जिनका पेपर अच्छा गया, लेकिन उन लोगों का क्या जिनका पेपर उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ? जो निराश हैं, हताश हैं। हाँ, उनके लिए यहाँ एक बहुत ही सकारात्मक और शक्तिशाली नजरिया दिया गया है। इसे असफलता न माने। और ये मानसिकता बदलना सबसे जरूरी है। इसे असफलता नहीं बल्कि एक डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह देखना चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट? जैसे डॉक्टर करते हैं। बिल्कुल। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर असल इलाज शुरू करने से पहले ब्लड टेस्ट या एक्सरे जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं ताकि बीमारी की सही जड़ का पता चल सके। एग्जैक्टली। ये परीक्षा भी आपकी तैयारी की सेहत का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ये आपको बता रही है कि आपकी तैयारी में कमी कहाँ है। ये निराश होने का नहीं, बल्कि अपनी कमियों को पहचानने का एक सुनहरा मौका है। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट तो हो गया। अब रिपोर्ट को कैसे पढ़ें? यहाँ विश्लेषण के 2 मुख्य बिंदु बताए गए हैं। ज्ञान, नॉलेज, हाँ। और रणनीति, एग्जीक्यूशन। हाँ, पर कोई ये कैसे तय करे कि उसकी कमी ज्ञान में थी या रणनीति में? इसका भी एक बहुत सरल तरीका है। अपनी OMR शीट और क्वेश्चन पेपर लेकर बैठिए। 3 अलग-अलग रंग के पेन या हाइलाइटर लीजिए। ठीक है, 3 रंग। पहला, हरे रंग से उन सवालों को मार्क कीजिए जो आपको 100% आते थे और आपने सही किए। ये आपकी ताकत है। दूसरा, पीले रंग से उन सवालों को मार्क कीजिए जिनमें आपको कंफ्यूजन था, आपने अनुमान लगाया, चाहे वो सही हुए हो या गलत। अच्छा। और तीसरा, लाल रंग से उन सवालों को मार्क कीजिए जिनका आपको कोई अता पता ही नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम था। अब आपकी रिपोर्ट आपके सामने है। हाँ, अगर आपके पेपर में लाल रंग बहुत ज्यादा है तो आपकी समस्या ज्ञान की है। आपको विषय को फिर से पढ़ने की जरूरत है। और अगर पीला रंग ज्यादा है तो? और अगर पीले रंग की भरमार है और खासकर वो सवाल गलत हुए हैं तो ये रणनीति या एग्जाम हॉल मैनेजमेंट की कमी है। मतलब आप पढ़े हुए ज्ञान को दबाव में लागू नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है खुद का विश्लेषण करने का। इससे मतलब आत्मदया में समय गंवाने के बजाय एक स्पष्ट दिशा मिलती है। हाँ, कि अब काम कहाँ करना है। अब यहाँ से हमारी चर्चा सिर्फ परीक्षा पास करने की रणनीति से आगे बढ़कर एक ज्यादा गहरी बात पर आती है। एक शिक्षक का व्यक्तित्व निर्माण। हाँ, कहा गया है कि शिक्षक बनना केवल सिलेबस पूरा करना नहीं है। और यही वो सोच है जो एक औसत कैंडिडेट को एक बेहतरीन शिक्षक से अलग करती है।
देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 भी इसी ओर इशारा कर रही है। रटने का दौर खत्म। बिल्कुल। भविष्य उन शिक्षकों का है जो बच्चों को कैसे सोचना है ये सिखा सकें, न कि क्या सोचना है। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने खुद हर कॉन्सेप्ट की गहराई को समझाओ। बिल्कुल। आपका काम सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि बच्चों में समझ विकसित करना है। और इसी व्यक्तित्व निर्माण को एक और ऊंचे स्तर पर ले जाया गया है। एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। अपने आप को केवल एक परीक्षार्थी न समझें, बल्कि एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर देखें। ये सुनने में बहुत बड़ा और आदर्शवादी लगता है। हाँ, लगता है। एक एस्पिरेंट अपनी पढ़ाई की मेज पर बैठकर इस सोच को अपनी तैयारी में कैसे उतार सकता है। इससे भी एक उदाहरण से समझते हैं। आप अपनी परीक्षा के लिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। ठीक। एक परीक्षार्थी क्या करेगा? वो चारों अवस्थाओं के नाम और उनकी उम्र रट लेगा। ज्यादातर लोग यही करते हैं। पर एक भावी राष्ट्र निर्माता क्या सोचेगा? वो सोचेगा, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एक अमीर घर के बच्चे में जिसे हर तरह के खिलौने और एक्सपोजर मिला है, और एक गांव के गरीब बच्चे में जिससे सीमित संसाधन मिले हैं, कैसे अलग दिखेगी। अच्छा, मैं अपनी कक्षा में इस अंतर को पाटने के लिए कौन सी गतिविधियां करा सकता हूँ? ये तो पूरा सोचने का तरीका ही बदल गया। बिल्कुल। जब आपकी पढ़ाई क्या से निकलकर क्यों और कैसे पर पहुंच जाती है, तब आप सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होते, आप एक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे होते हैं। यही मानसिकता का बदलाव है। हाँ।